नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के कुछ रोचक सवाल जो परीक्षाओं में ऐसे पूछ लिए जाते हैं और उसके सवाल के उत्तर देने में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए आज मैं 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आया हूं। उसमें कुछ रोचक सवाल होते हैं जो भ्रमवश हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों के जवाब के लिए मैं आपके सामने ऐसे सवाल लेकर आया हूं जिससे आपका वह परेशानी दूर हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, अधिक लोगों तक इसे शेयर करिएगा जिससे हमारा जो प्रयास है वह प्रयास जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग मेरे द्वारा चलाए गए इस अभियान से लाभान्वित हों, तब जा कर के मेरा प्रयास जो है फलीभूत होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरे हाथ में मोबाइल है, यहाँ से क्वेश्चन मैं बोलूँगा और यहाँ पर क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसकी उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जंग लगने के बाद लोहे का वजन। जंग लगने के बाद लोहे के वजन में क्या होता है? घटोत्तरी होती है या बढ़ोतरी होती है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है बराबर रहता है, सी है घटता है, डी है बढ़ता है। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। जंग लगने के बाद लोहे में हमेशा लोहे के वजन में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जंग लगने के बाद हमेशा और हमेशा लोहे के वजन में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी या लोहे का वजन बढ़ेगा, यह हमेशा गांठ बांध के याद रख लीजिएगा। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 7.5, सी है 12, डी है 6। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.5 होता है, ठीक है। 7.5 होता है। पीएच मान को आप समझ रहे होंगे पीएच मान मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ। जो पीएच मान होता है वह जब 7 से नीचे होता है तो वह जो धातु होता है वह जो धातु होता है वह क्षारीय अम्लीय हो जाता है, ठीक है। 7 से ऊपर जब आएगा मतलब 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा तो वह क्षारीय के रूप में होगा, ठीक है। तो 7.5 है तो अर्थात क्या है? मनुष्य का रक्त जो है थोड़ा सा क्षारीय है, ठीक है, थोड़ा सा क्षारीय है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डेसिबल होता है, ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि का मात्रक, बी है सांगीतिक यंत्र, सी है सांगीतिक स्वर, डी है शोर का तरंगदैर्घ्य। तो डेसिबल को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ध्वनि का मात्रक होता है, ठीक है। ध्वनि का मात्रक कौन होता है? तो डेसिबल होता है। ध्यान रखिएगा, इसे ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चट्टानें कहलाती हैं। तो हीरे की चट्टानें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्वार्टज, बी है लॉर्ड स्टोन, सी है सिलिकेट्स, डी है किम्बरलाइट। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है लॉर्ड स्टोन। लॉर्ड स्टोन कहा जाता है हीरे की चट्टानों को, क्या कहा जाता है? लॉर्ड स्टोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रबल अम्लों को रखने के लिए बर्तन बने होने चाहिए। देखिए, प्रबल अम्लों को बने होने के लिए किस बर्तन का प्रयोग होना चाहिए, किस बर्तन में हम प्रबल अम्लों को रखते हैं, उसके बारे में हमसे क्वेश्चन किया गया है दोस्तों। वह धातु है कांच है। क्या है? कांच है, ठीक है। अगर आपने प्रयोगशाला में, लैब में, रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं किस में रखे गए होते हैं? तो कांच में रखे गए होते हैं, ठीक है। तो कांच में रखा जाता है प्रबल अम्लों को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरे फलों को पकाने के लिए काम आने वाली गैस का क्या नाम? गैस क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है। तो हरे फलों को पकाने में काम आने वाली गैस का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बाइड, बी है एथेन, सी है एथिलीन, चौथा है एसिटिलीन। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है एथिलीन। एथिलीन की सहायता से हरे फलों को पकाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एथिलीन। आप गाँव से अगर बिलोंग करते होंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कार्बाइड, तो गाँव में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कार्बाइड से केला पकाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों कार्बाइड नहीं है, उस गैस का नाम है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन है। आप गांव वाले शब्दों को छोड़ करके थोड़ा सा स्टैंडर्ड शब्दों को इस्तेमाल करिए और वहाँ से जानिए किसका राइट आंसर क्या होता है। कभी कभी हम गलती कर देते हैं ऐसा। तो हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह गैस का नाम है एथिलीन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है रिकेट्स, बी है बेरी, सी है स्कर्वी, डी है रतौंधी। जो इसका राइट आंसर है वो है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की, बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रासायनिक रूप से गन्ने की श्रृंखला है। गन्ने की श्रृंखला है मतलब कि गन्ना किससे प्राप्त होता है रासायनिक रूप से? लैक्टोज से होता है, ग्लूकोज से होता है, सुक्रोज से होता है, फ्रैक्टोज से होता है। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सुक्रोज। ठीक है, रासायनिक रूप से गन्ने की जो श्रृंखला है वो है सुक्रोज। ठीक है, तो ग्लूकोज नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। शर्करा जो गन्ने का होता है वो किसका होता है? सुक्रोज का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, समुद्र में कभी कभार होता है बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, कोई मूल्यवान वस्तु समुद्र में डूब जाती है, तो उसका पता हम किस तरीके से लगाते हैं, किस यंत्र का प्रयोग करके लगाते हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। सोनार एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से समुद्र में डूबी गई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सोनार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है तो वह है फेदोमीटर। ध्यान रखिएगा, फेदोमीटर के माध्यम से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे होती हैं? आप टीवी चलाते होंगे तो टीवी में आप रिमोट का प्रयोग कर रहे होंगे, तो टीवी में जो रिमोट का प्रयोग किया जाता है तो इसमें पूछा गया है उस रिमोट में जो चुंबकीय तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोवेव होती हैं, बी है पराबैंगनी होती है, सी है रेडियो वेव होती है, डी है अवरक्त होती हैं। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो टीवी के लिए आप रिमोट यूज करते हैं उससे जो तरंगे निकलती हैं वो अवरक्त किरणें होती हैं। कौन सी होते हैं? अवरक्त तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हम भ्रम की स्थिति में पढ़ करके ऐसे क्वेश्चनों को गलत करके चले आते हैं, इससे हमारा मेरिट से स्थान कट जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सफल होना है तो निशांत ज्ञान चैनल से आपको जुड़ना ही पड़ेगा, निशांत ज्ञान को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगला है बारिश की बूंदों का गोलाकार होने का क्या कारण है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो मैंने इसे कलेक्शन कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए है श्यानता, बी है पृष्ठ तनाव, सी है केशिकत्व, डी है गुरुत्व। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही बारिश की बूंदें जो है आपको गोल दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हीरे को तौला जाता है, हीरे को कैसे तौला जाता है? क्या किलोग्राम में तौला जाता है, क्या ग्राम में तौला जाता है? इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है पौंड में, बी है ग्राम में, सी है कैरेट में, डी है टन में। तो हीरे को कैरेट के रूप में तौला जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, तो 2 कैरेट हीरा ले लीजिए सेठ जी, 3 कैरेट हीरा ले लीजिए सेठ जी। तो इस तरीके के डायलॉग आपने सुने होंगे, तो कैरेट के माध्यम से आप समझ गए होंगे। तो कैरेट में हीरा को तौला जाता है। हीरा को किस में तौला जाता है? तो कैरेट में तोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले